हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की सिविक्स का थर्ड चैप्टर, जो कि है हमारा जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इस वाले चैप्टर के कुछ टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज इस वाली वीडियो में हमें अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियो थी हमने उसमें कवर किया था व्हाट इज जेंडर, जेंडर क्या है एंड डिस्क्रिमिनेशन क्या है, मेल एंड फीमेल के साथ से किस टाइप से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद हमने सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर भी पढ़ा था कि मेल एंड फीमेल को वर्क के अकॉर्डिंग कैसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। आज हम उसके आगे के जो टॉपिक्स है उनको पढ़ेंगे कि जो जेंडर है वो पॉलिटिक्स में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, एक फीमेल का कितना पार्टिसिपेशन होना चाहिए पॉलिटिक्स में। एंड उसके अलावा भी हम कम्युनलिज्म एंड सेकुलर स्टेट इन सारे टॉपिक को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया टॉपिक। वुमेन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। वुमेन्स का पॉलिटिकल में रिप्रेजेंटेशन हमारा आज का ये नया टॉपिक है, जिस टॉपिक के अंदर हम वुमेन्स का पॉलिटिक्स में कितना रिप्रेजेंटेशन है, कितना पार्टिसिपेशन है किसका, वुमेन्स का, इस टॉपिक को करने वाले हैं। इससे पहले देखिए हमने पढ़ा था कि जो एक फीमेल होती है, जो वुमेन होती है, उसको सोसाइटी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करती है। मतलब एक बाउंड्री बना रखी है कि जो फीमेल है वो सिर्फ उस बाउंड्री के अंदर रहेगी, वो उससे बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। ये बात तो सिर्फ हो गई वर्क से रिलेटेड और एक घर में रहने की बात हो गई। अगर हम यहाँ पर अपने पॉलिटिक्स की बात करें कि पॉलिटिक्स में मोस्टली जो होते हैं वो मेल होते हैं, सोसाइटी भी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है और हमारी पॉलिटिक्स में भी मेल होते हैं, गवर्नमेंट में भी हमारे मेल है। तो क्या वुमेन उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती? मतलब देखो मॉडर्न टाइम हो गया हमारा, आज मॉडर्न टाइम है, तो मॉडर्न टाइम में जो फीमेल है वो घर के साथ साथ अपने जो आउटसाइड उनके वर्क है उनको भी हैंडल कर रही है। तो क्या एक फीमेल बाहर जाकर उनके जो पॉलिटिक्स है, एक राजनीति है, उसको हैंडल नहीं कर सकती? क्या वुमेन्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? तो इन्हीं सारे टॉपिक्स के लिए आज हम अपना नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि हमारा वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन या फिर रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा द परसेंटेज। अगर हम परसेंटेज की बात करें, देखिए बहुत टाइम पहले किसी भी वुमेन को इलेक्शन में या फिर पॉलिटिक्स में नहीं लिया जाता था, क्योंकि जो मेल की थिंकिंग है ना, वो इस टाइप की थिंकिंग है कि जो फीमेल है या वुमेन है वो कुछ नहीं कर सकती। मतलब बाहर की जो चीजें उनको हैंडल नहीं कर सकती, उनका सिर्फ काम क्या है, उनके जो वर्क है वो सिर्फ हाउस होल्ड चोर्स है, वो सिर्फ घर के कामों के लिए बनी है और वो सिर्फ घर के कामों को ही कर सकते हैं। ये मेंटेलिटी थी, बट ये मेंटेलिटी धीरे 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 मॉडर्न टाइम में आकर चेंज हुई। और साथ ही साथ क्या चीजें चेंज हुई इसमें, जो वुमेन्स है जिनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था, आज के टाइम में काफी सारे वुमेन्स हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। तो देखो पार्टिसिपेट तो कर रही है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कितने परसेंट वुमेन्स को पार्टिसिपेशन मिल रहा है, कितने परसेंट वुमेन पॉलिटिक्स में एंटर हो रही है। क्या इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, इतनी सारे वुमेन्स में, क्या एक या दो वुमेन्स का होना कंपलसरी है? नो। तो जितना मेल पार्टिसिपेट कर रहा है उतनी ही फीमेल को भी तो पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है ये किसी सिंगल पर्सन के रहने से नहीं चल रही है। मेल एंड फीमेल बोथ आर द व्हील, ठीक है। दोनों ही क्या है, एक पहिए हैं हमारी सोसाइटी के, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी रन करती है, चलती है। तो फीमेल का भी उतने ही परसेंट पार्टिसिपेट है जितना कि मेल का है। बट क्या फीमेल को कुछ समझा नहीं जाता कि फीमेल कुछ कर भी सकती है। इसलिए हमें अब ये देखना है कि क्या वुमेन को पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में मिला है या फिर नहीं मिला। द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा। तो जो परसेंटेज है इलेक्टेड वुमेन का, कितने मेंबर्स है कहां पर, लोकसभा के अंदर, ठीक है। लोकसभा के अंदर हमारे कितने परसेंट मेंबर्स हैं विमेन, तो 14.36% हमारी जो मेंबर्स हैं ये विमेन है। ऑफ इस टोटल स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019, ये इसकी टोटल स्ट्रेंथ है, जो कि कब हुई थी पहली बार, 2019 में पहली बार 14% के करीब जो विमेन्स थी उनका पार्टिसिपेशन हमारे लोकसभा में
हुआ था, पहली बार हुआ था। ओके, द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा हैज टच्ड 12% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2014। हमारी लोकसभा के अंदर जो पहली बार वुमेन की मेंबरशिप आई थी, कहां पर? लोकसभा के अंदर जो पहली बार वुमेन ने लोकसभा को टच किया था, कितने परसेंट था? 12% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ। जो भी टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की, उसमें 12% कौन थी? विमेन्स थी, फीमेल थी। देखिए 100% में क्या 12% बहुत बड़ा डेटा होता है? बिल्कुल बड़ा डेटा नहीं है। एटलीस्ट 50% तो मिलना चाहिए। हर चीज में तो वुमेन 50% है, तो यहाँ पर 50% क्यों ना हो? उनको भी तो 50% डेटा मिलना चाहिए। देयर शेयर इन द स्टेट असेंबली इज लेस देन 5%। और कुछ स्टेट असेंबली है वहां पर तो और ही ज्यादा कम है इसका डेटा। टोटल कितना है? 5%, लेस देन 5%, मतलब 5% से भी ये डेटा कम है। स्टेट असेंबली में विमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 5% से भी कम है। एटलीस्ट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंटर में लोकसभा में देखें तो डबल डिजिट में तो एटलीस्ट नंबर आ रहा है, 12% तो है। बट उसी को अगर हम स्टेट असेंबली के थ्रू देखें तो ये डेटा हमारा लेस देन 5% है। तो मतलब 5% बहुत ही कम डेटा होता है। तो ये सिचुएशन है किसके? हमारे विमेन्स की, कि उनको कितना ज्यादा पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है, किसमें? लोकसभा के अंदर में। तो क्या ये डेटा हमारा बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए, या फिर इस डेटा को थोड़ा सा और ज्यादा होना चाहिए? बताइए। ये सिचुएशन है हमारी फीमेल की, हमारी कंट्री की वुमेन्स की, कि जिनको बराबर का हक भी नहीं दिया जा रहा। इक्वालिटी की बात की जाती है बट इक्वालिटी दी नहीं जा रही है। सिर्फ एक मतलब काम चलाने के लिए दे दिया, कि ये ना हो कि यहाँ पर वुमेन्स के लिए राइट नहीं है तो थोड़ा सा उनको भी कुछ परसेंट सीट्स दे दी गई हैं। बट जो अमाउंट होना चाहिए एटलीस्ट वो अमाउंट नहीं दिया गया है। देखिए ये है women in national parliaments in the different regions of the world। ये different of worlds है, वहां पर जो women's का representation है वो देखिए। तो सबसे ज्यादा नैनोटिक जो कंट्रीज है उसमें है 42.3, सबसे कम पैसिफिक देखिए 15.5, इंडिया 11.8, सबसे कम इंडिया का। मतलब बाकी जो अदर कंट्री उन्होंने तो फिर भी चलो 50 के अराउंड तो वो पहुंचे, 42% है, 50 के अराउंड है। बट इंडिया का तो 11.8% है। ये डेटा है आपका फिगर्स फॉर द परसेंटेज ऑफ वुमेन इन द डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑन अक्टूबर 1 अक्टूबर 2018 का ये डेटा है। ये वर्ल्ड की एवरेज है, ठीक है। मतलब अगर एवरेज देखें तो कितना जा रहा है? 24%। पूरे वर्ल्ड में अगर वुमेन्स का देखेंगे उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है तो टोटल है उनका 24%। 24% के करीब जो वुमेन्स है वर्ल्ड में वो पार्टिसिपेट कर रही है। कहां पर? पॉलिटिक्स में। ओके, तो ये किसकी सिचुएशन है? हर कंट्री की वुमेन की सिचुएशन है कि उनको कितना इंक्लूड किया जाता है और कितना इंक्लूड एक्सक्लूड किया जाता है। देखिए इंडिया रैंक्स प्योरली इन टर्म्स ऑफ फीमेल रिप्रेजेंटेशन कंपेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। अगर हम कुछ कंट्री की बात करें, लाइक जैसे हो गया इंडिया की जो रैंक है वो प्योरली इन टर्म्स ऑफ फीमेल रिप्रेजेंटेशन की, जो प्योरली बात कर रहे हैं, अगर जो फीमेल का रिप्रेजेंटेशन है अगर हम कंपेयर करें किससे? लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका, ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो उससे अच्छी सिचुएशन इंडिया की। देखो अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, तो वर्ल्ड की जो बेस्ट डेमोक्रेसी है ना वो इंडिया की है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है। ओके, और सबसे पुरानी अगर डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें कहां पर है, तो सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन या फिर ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी आपको अमेरिका में देखने को मिलेगी। कहां पर मिलेगी? अमेरिका में देखने को मिलेगी। इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, और सबसे सक्सेसफुली डेमोक्रेसी अगर किस कंट्री की मानी जाती है कि अब तक सबसे बेटर तरीके से अगर डेमोक्रेसी किस कंट्री में स्टैब्लिश है तो वो कंट्री है आपकी इंडिया। बट अगर उसी चीज को हम ये देखें कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहाँ की है, तो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका की है। बट उसमें भी एक लैक है। लैक क्या है? अमेरिका की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी तो है बट वहां पर आज तक अभी तक कोई फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बनी है, सारे के सारे ही मेल बने हैं। तो उसके कंपैरिजन में इंडिया में थोड़ा सा
बेटर सिचुएशन है। हमारे टाइम में जब इंदिरा गांधी थी तो वो हमारी फर्स्ट क्या बनी थी, पीएम बनी थी, प्राइम मिनिस्टर बनी थी। उसके बाद बहुत सारी जो फीमेल है वो हमारी प्रेसिडेंट भी बन चुकी हैं। बट अमेरिका इतनी डेवलप कंट्री होने के बाद अभी तक वहां पर कोई फीमेल प्रेसिडेंट नहीं आई है, तो ये एक लैक है अमेरिका का। ओके तो ये हमारी डेवलपिंग कंट्री, उससे जो बेटर सिचुएशन है वो अभी तक हमारी कंट्री की है। डिस्पाइट वुमेन होल्डिंग टॉप पॉजिटिव लाइक सीएम और पीएम कैबिनेट इन द गवर्नमेंट आर प्रोडोमिनेंट मेल। अगर यहाँ पर हम बात करें सीएम और पीएम की, देखिए जो वुमेन्स होती है वो कई बार सीएम और पीएम की जो पोस्ट होती है ना उसको हैंडल कर लेती है, होल्ड कर लेती हैं, बट कहीं ना कहीं उसके बाद भी वो एक मेल के ही अंडर में रहकर काम करती है। ठीक है, प्रीडोमिनेंट किसके अंडर में रहती है, वो मेल के। अब देखिए कैसे, मोस्टली गांव में सरपंच के जब इलेक्शन होते हैं, ठीक है, चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, तो जो मेल होता है ना, कई बार मेल की सीट्स आती हैं, ठीक है, फीमेल सीट आती है, उस फीमेल सीट पर एक फीमेल ही आएगी, मेल नहीं आ सकता। अब जिन लोगों को इलेक्शन में खड़े होना है तो वो जो लोग है ना, वो अब ऑप्शन नहीं है उनके पास, क्यों, क्योंकि जो सीट है वो किसकी आई है, वो फीमेल की सीट आई है। अब उनके पास में ऑप्शन नहीं है कि वो खुद इलेक्शन में स्टैंड ले सके, खुद इलेक्शन में खड़े हो सके, तो उनको क्या करना पड़ता है, अपने घर की जो उनकी फीमेल होती है ना, वो उसको इलेक्शन में खड़ा कर देते हैं, और फीमेल को देखकर लोग वोट भी दे देते हैं, मे बी वो जीत भी जाए। बट उससे पहले की सिचुएशन ये है कि कहीं पर पैम्पलेट्स भी लगेंगे, बैनर्स भी बटेंगे, तो फीमेल फ्रंट में इस टाइप से खड़ी होती है हाथ जोड़कर, और उसके साइड में उसके हस्बैंड की फोटो होती है। मतलब आप कोई आपकी वाइफ को चुरा कर या थोड़ी लेकर जाएगा, ठीक है, साथ में रहती है कि मतलब पता लगे कि इसकी वाइफ है और इलेक्शन में खड़ी हुई है। आफ्टर इलेक्शन, जब इलेक्शन में वो जीत जाती है तो फेस तो उस लेडी का होता है, बट पीछे से उस पूरे वर्क को कौन संभाल रहा होता है, उसका जो हस्बैंड होता है, वो उस पूरे काम को हैंडल कर रहा होता है। ओके, पहले मतलब फेस सिर्फ उस फीमेल का है, क्यों, क्योंकि वो जो सीट थी वो फीमेल के लिए आई थी। मतलब आज के टाइम में हमारी कंट्री में एक फीमेल की ये सिचुएशन है कि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। अगर वो इलेक्शन में भी खड़ी होती है तो पीछे से उसको बैकग्राउंड से सारी चीजों को उसका जो हस्बैंड है वो हैंडल कर रहा होगा। ओके, मतलब फ्रंट में तो फीमेल ही रहेगी, आपको दिख भी वही रही है क्योंकि इलेक्शन में वही जीती है। चाहे सीएम की पोस्ट हो गई, पीएम की पोस्ट हो गई, किसी के गांव की सरपंच की पोस्ट हो गई, तो मोस्टली क्या होता है, फीमेल से फ्रंट में होती है, उसके बैकग्राउंड से सारी चीजों को हैंडल कौन कर रहा होता है, उनका जो हस्बैंड होता है, वो उनसे सारी चीजों को हैंडल कर रहा होता है। अब वो उसके पास ऑप्शन नहीं है ना तो दूसरा। और कई बार क्या होता है, अगर उस फीमेल ने अपने हस्बैंड की बात को ना सुनकर अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चलाने की कोशिश करी, तो उसके पार्टी के जितने भी लोग होते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे किसके सपोर्टर होते हैं, उसके हस्बैंड के सपोर्टर होते हैं, तो वो कई बार उसके अपोजिशन में खड़े हो जाते हैं कि ये लेडी सही काम नहीं कर रही है। और कई बार ऐसी सिचुएशन में जो फीमेल होती है वो बहुत ज्यादा डर भी जाती है, तो वो वैसा ही करती है जैसा कि उसके हस्बैंड उसको करने के लिए बोलते हैं। तो देखिए, एक लीडर बनने के बाद भी एक फीमेल की सिचुएशन में कोई फर्क नहीं आया, वो अपने हस्बैंड से डर रही है, और डरते डरते ही वो क्या करती है, जो उसका हस्बैंड बोलता है वो उस काम को ही चुपचाप से करने लगती है। तो ये हमारे कंट्री की सिचुएशन है। और हो भी ऐसा क्यों ना, एक सीएम बन रही है, ठीक है, एक सीएम है, जिस कैबिनेट में वो जा रही है, जहां वो बैठक कर रही है, मीटिंग कर रही है, उसमें उस एक या दो फीमेल के अलावा उस पूरे कैबिनेट में सारे के सारे मेल होते हैं। ठीक है, मतलब ये सिचुएशन है कि वो अपने साथ सिर्फ फीमेल्स को ही लेकर काम नहीं कर सकती है, उसके साथ कौन लोग होते हैं, सारे के सारे ही मेल होते हैं। देखिए, फीमेल का आना भी बहुत जरूरी है। जब फीमेल किसी पॉलिटिक्स में आती है, देखो सिंपल सी लॉजिक है, एक पर्सन जब किसी पॉलिटिक्स में जाता है, ये किसी भी उसको हेड पोजीशन दी जाती है, तो वो किसके बारे में सबसे पहले सोचेगा, वो अपने ही जैसे लोगों के बारे में सोचना स्टार्ट करेगा। तो फीमेल की भी यही सिचुएशन होती है, जब वो पॉलिटिक्स में एंटर करती है तो सबसे पहले वो किसके बारे में बात करेगी, वो फीमेल के बारे में बात करेगी। मैं टीचर हूँ, अब मैं अगर पॉलिटिक्स में आती हूँ, ओके, या पॉलिटिक्स में रहने का सबसे पहले मैं किसके बारे में सोचूंगी, मेरा जो टच है वो एजुकेशन से ज्यादा है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो रूल्स बनेंगे वो किससे रिलेटेड बनेंगे, एजुकेशन से रिलेटेड रूल्स ज्यादा बनेंगे। मतलब
जो जिस फिगर का होता है वो उसी फिगर से रिलेटेड सारे काम को हैंडल करता है। वुमेन्स आएंगी पॉलिटिक्स में तो वुमेन्स किससे रिलेटेड काम करेंगी, वुमेन्स सारे काम वुमेन्स से ही रिलेटेड काम करेंगी। और कई बार उनको इस तरीके से जब वो काम करती हैं तो बहुत ज्यादा हार्म भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो पूरी सोसाइटी है वो कैसी सोसाइटी होती है, एक मेल डोमिनेट सोसाइटी है, और वहां पर जो लोग होते हैं उसके साथ जो कैबिनेट में लोग होते हैं वो सारे भी मोस्टली कौन होते हैं, वो सारे मेल ही होते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, ये हमारा, हाँ ये दे आर प्रीडोमिनेंट मेल। तो कैबिनेट में भी जो कैबिनेट गवर्नमेंट होती है उसमें भी कौन है, मेल ही है। द पंचायत सिस्टम इन इंडिया रिजर्व 1/3 सीट्स फॉर वुमेन। देखिए हमारी जो पंचायत गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट, पंचायत गवर्नमेंट, पंचायत गवर्नमेंट में 1/3 जो सीट है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व करी गई है। किसके लिए रिजर्व करी गई है, वुमेन्स के लिए 1/3 सीट पंचायत ने पहले से ही रिजर्व कर रखी है। सीट्स फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट। और पंचायत को ही क्या बोला जाता है, पंचायत को ही लोकल गवर्नमेंट बोला जाता है। ये एक लोकल गवर्नमेंट बॉडी है रिजल्टिंग इन ओवर 1 मिलियन इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव। और आज के टाइम में इसमें कम से कम 1 मिलियन के करीब जो वुमेन है वो इलेक्टेड बॉडी है। क्योंकि हर जगह जो हमारी पंचायत है या फिर लोकल गवर्नमेंट बोल लो, हर जगह लोकल गवर्नमेंट में फीमेल के लिए 1/3 जो सीट है वो रिजर्व है, जिसपे हर बार फीमेल आती हैं। तो 1 मिलियन के अराउंड हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है फीमेल। ओके, डिस्पाइट सम प्रोग्रेस वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स रिमेन्स लो। तो कई बार चीजें क्या है जो हमारे पॉलिटिक्स में है, जो उनके प्रोग्रेस के लिए बहुत सारे वर्क चलाए गए हैं, बहुत सारे एक्ट भी चलाए गए हैं, उसके बाद भी धीरे मतलब चलाए तो जाते हैं बट उसके बाद भी वो क्या हो जाता है, बाद में धीरे धीरे वो स्लो डाउन होते हुए चले जाते हैं। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा क्रेज रहता है, बाद में स्लो डाउन हो जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हमारे पॉलिटिक्स के ये प्रोग्रेस के लिए लॉ चलाए गए हैं, द नारी शक्ति वंदन अभियान, Women's Reservation Act 2023 has introduced a 33% reservation for women in the Lok Sabha, State Legislative Assembly and the Delhi Assembly। देखिए ना, तो वुमेन्स के लिए एक लॉ चलाया गया है वुमेन्स रिजर्वेशन। वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट के अंदर क्या है, वुमेन्स के लिए लोकसभा के अंदर कुछ सीट्स को रिजर्व रखा जाएगा। देखो एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, देखो मेल जो है ना वो कभी नहीं चाहता कि फीमेल आगे बढ़े, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि जो एक फीमेल है, जो औरत है, वो एक स्टेप उससे आगे जाए। तो इलेक्शन में भी वो ये नहीं चाहता कि कोई मेल आकर उसके ऊपर डोमिनेट करे। कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो कोई मेल इस चीज को नहीं चाहता है कि कोई फीमेल आए और वो उसके ऊपर डोमिनेट करे। अब उनको आगे बढ़ने के लिए तो चाहिए, तो जब भी जनरल इलेक्शन होता है अगर उसमें फीमेल, ऐसा नहीं है कि जनरल इलेक्शन में फीमेल पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, सबके लिए इक्वल राइट है, पार्टिसिपेट कर सकती है, बट मेल उसको पार्टिसिपेट करने नहीं देते, इसीलिए फीमेल के रिजर्व सीट्स रखी गई है। अब रिजर्व सीट्स है तो रिजर्व सीट्स में तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, जब सीट ही फीमेल की है तो उस पर आएगी भी फीमेल ही। बाकी जनरल इलेक्शन में भी फीमेल आ सकती है, तो इसलिए। और ये जो एक्ट है ये जो एक्ट है ये 2023 में चलाया गया था। इसके अंदर जो 33 रिजर्वेशन सीट्स हैं वो विमेंस के लिए रखी गई है। कितने परसेंट सीट्स रखी गई है विमेंस के लिए? 33% सीट्स रिजर्व है फीमेल के लिए। कहां पर? इन दी लोकसभा के अंदर, और स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर 33% जो सीट्स है वो रिजर्व रखी गई हैं, और दिल्ली असेंबली में भी। ओके, सम स्टेट्स वो 50% सीट्स आर ऑलरेडी रिजर्व फॉर वुमेन्स आर बिहार। देखिए ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर लोकसभा में सिर्फ अभी तक कितने परसेंट सीट्स दी गई है? 33। 50 क्यों नहीं दी गई? मैंने भी बताया था ना, दोनों का लेवल बराबर ही है। जब दोनों हर जगह बैलेंस करके चल रहे हैं तो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं? मेल का 50% एंड फीमेल का 50%, दोनों को 50% कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ना, बट ऐसा नहीं है। बट कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने 50% सीट्स रिजर्व दी है फीमेल को। कौन है? बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये वो स्टेट्स है जिन्होंने फीमेल को कितने परसेंट सीट्स रिजर्व दी है? 50% सीट्स रिजर्व दी है। किसे? फीमेल को। ओके, तो ये जो बात है
काफी अच्छी बात है कि जहां तक फीमेल को मतलब ना के बराबर सीट्स थी, फिर कुछ थोड़ी सी दी गई, फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते अब ये जो उनका कंट्रीब्यूशन है धीरे धीरे पॉलिटिक्स में बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, इससे पहले हमारा टॉपिक है कुछ ऐसी स्कीम है जो वुमेन्स को लगाई। देखिए अब तक हमने जो भी चीजें पढ़ी वो सारी क्या थी, वो सारी की सारी हमारी प्रॉब्लम्स थी। वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में कितना होना चाहिए, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो कैसे होना चाहिए, कैसे हो रहा है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन। तो अभी तक हमने सारी प्रॉब्लम्स को ही पढ़ा है। जेंडर क्या है, सेक्सुअल डिवीजन क्या है, इन सारी चीजों को हमने कवर किया था। मेल एंड फीमेल, गर्ल एंड बॉय, इनके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेट कर रही है हमारी जो सोसाइटी है, वो किस टाइप से इनको डिस्क्रिमिनेट कर रही है या फिर किस टाइप से इनको हरास कर रही है, इनके साथ फिजिकल अब्यूज किया जा रहा है, फिजिकल हरासमेंट की जा रही है। तो ये सारी चीजें हमने स्टडी करी है। अब ये सारी जो थी ये हमारी प्रॉब्लम्स थी। अब उनको कुछ, उन प्रॉब्लम्स के कुछ सॉल्यूशन भी तो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी जरूर होगा। तो हमारी जो गवर्नमेंट ने जैसे 2023 में, ठीक है, 2023 में एक एक्ट चलाया था। क्या एक्ट था, अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है, विमेन रिजर्वेशन एक्ट, जिसमें वुमेन्स को पॉलिटिक्स में सीट्स रिजर्व की जाएगी और रिजर्व सीट्स पे कौन आएगा, फीमेल्स आएंगी। तो इसी टाइप से गवर्नमेंट ने बहुत सारी और स्कीम चलाई है, बहुत और भी बहुत सारी एक्ट चलाए हैं जो हम इस वाले टॉपिक में कवर करने वाले हैं। किसके लिए गवर्नमेंट ने क्या एक्ट चलाया है, ओके देखते हैं। तो हमारा सबसे पहले है एक्ट प्रोहिबिटिंग द पार्टिसिपेट प्रैक्टिस ऑफ सती। अब सती क्या होता है, कुछ बच्चों को तो पता होगा और कुछ बच्चों को नहीं पता होगा सती क्या होता है। सती एक प्रथा थी जो इंडिया में बहुत टाइम पहले चलती थी। तो देखो सती का मतलब होता है किसी लेडी का सती हो जाना, किसी विमेन का सती हो जाना उसके हस्बैंड की डेथ के बाद में। पहले लोगों का ये मानना था कि विडो लेडी नहीं होनी चाहिए, विधवा लेडीज नहीं होनी चाहिए। क्यों, ये एक मिथ है, लोग ऐसा मानते हैं कि अगर किसी ने किसी विडो लेडी का फेस देख लिया तो वो मतलब अपशकुन हो जाता है, उसको अच्छा नहीं माना जाता। तो लोग इसलिए कोई विडो लेडी का फेस ना देख सके, जो लेडी विडो हो जाती थी उसको उसके हस्बैंड के साथ में जला दिया जाता था। तो इसी को सती होना बोलते थे। अब देख लो कितनी वियर्ड सी चीज है, मतलब हस्बैंड की तो डेथ हो गई, चलो ठीक है हस्बैंड गया, अगर मान लो आज किसी लेडी की शादी हुई है, किसी लड़की की आज शादी हुई है, ऐसा केस हो जाता है कि उसके हस्बैंड की कल डेथ हो जाती है, हस्बैंड की कल डेथ हो गई, आज उनकी शादी हुई। अब शादी होने के नाते उसकी मान लो एज भी 21-22 ही थी, ज्यादा एज भी नहीं है, बट उस लेडी को उसके साथ में सती होना पड़ेगा। उसके हस्बैंड को जब आग लगाई जाएगी तो वो भी उसी की चिता में जाकर बैठ जाएगी और उसी के साथ में सती हो जाएगी। ये कहाँ का लॉजिक था, क्या रूल था, ये कोई लॉजिक थी चीजें, बिल्कुल भी ये चीजें लॉजिक नहीं थी। तो इसी को बोलते हैं सती होना। तो इस चीज को हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने इस पर रोक लगाई है और ये चीज सही भी है, रोक लगाना बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि एक पर्सन तो गया बट एक को आप उसके साथ फ्री में ऊपर पहुंचा रहे हो, बहुत गलत थी ये चीज, जो कि गवर्नमेंट ने इस चीज को इसके लिए एक्ट बनाया और इस चीज पर रोक लगा दी गई। बट जबकि वही अगर एक लेडी मर जाती थी, एक औरत मर जाती थी, तो उसका जो हस्बैंड था उसके हस्बैंड को कोई सती नहीं करता था, उसके हस्बैंड को नहीं जलाया जाता था। मतलब तो लड़का है यार, लड़की को नहीं देख सकते ना, लड़के को तो देख सकते हैं। तो इसीलिए इस एक्ट को बैन कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया कि लड़कियां भी सती नहीं होंगी, उनकी लाइफ है वो अपनी लाइफ को आगे अपनी मर्जी से जी सकती हैं। तो ये एक्ट बनाया गया था। उसके बाद बनाया गया द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। उसके बाद एक एक्ट और बनाया गया। अब जो सती थी, सती होना बंद कर दिया। अब जो लेडी मर रही थी तो उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा बिहेव किया जाता था, उनको एक कमरे में बंद रखा जाता था, उनको खाना पीना भी बहुत नॉर्मल सा खाना दिया जाता था, सिंपल सा, मतलब फ्राई वाली चीजें उनको नहीं दी जाती थी और वो घर से बाहर नहीं निकलती थी ताकि कोई उनका फेस ना देख ले। मतलब उनकी लाइफ रहने के बाद भी ना बहुत ही बेकार बन चुकी थी, लाइक अ हेल, उनकी लाइफ हेल बन चुकी थी, नर्क बन चुकी थी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा अब वो लड़की जिसकी आज शादी हुई है, कल उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, अब सती वाला कॉन्सेप्ट तो हट गया। तो अब उसकी एज भी ज्यादा नहीं है,
तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक दूसरा एक्ट चलाया, उस दूसरे एक्ट के अंदर रीमैरिज एक्ट चलाया कि जो विडो हो जाती हैं, जो विधवा हो जाती है, उनकी दोबारा शादी हो सकती है। पहले ये एक्ट नहीं था, बट दोबारा ये एक्ट बनाया गया कि रीमैरिज एक्ट, विडो की रीमैरिज एक्ट, जो विधवा है उनकी दोबारा शादी की जा सकती है। राजीव गांधी नेशनल क्रेच स्कीम फॉर वर्किंग वुमेन, राजीव गांधी नेशनल क्रेच स्कीम चलाई गई, ये किसके लिए चलाई गई थी? फॉर वर्किंग वुमेन के अंदर, जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए, कि इनको सबको इक्वालिटी दी जाएगी वेजेस में भी और वर्किंग आवर में भी। सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। अब देखिए, जो एक वुमेन होती है, मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी ये सारी चीजें बताई थी, जो वुमेन्स है उसको फैमिली में पढ़ने नहीं दिया जाता, उसको अलग अलग एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं लेने दिए जाते, तो उसके पास में क्या ज्यादा स्किल होंगे, एजुकेशन नॉलेज भी ज्यादा नहीं होगी, तो उसको जॉब भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसी स्कीम चलानी चाहिए जिससे कि जो वुमेन है वो स्किल्ड बने, और इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ट्रेनिंग सेंटर ओपन करने पड़ेंगे, उसके लिए एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे जो गर्ल्स को कुछ टैलेंटेड चीजें या फिर कुछ ऐसी चीजें सिखा सके जिससे कि वो फीमेल्स जो है वो स्किल्ड बन सके। जैसे कि यहाँ पर था सपोर्ट टू ट्रेनिंग, मतलब जो ट्रेनिंग सेंटर है वो ओपन किए जाने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाने चाहिए कि जिससे वुमेन्स को ज्यादा से ज्यादा जॉब मिल सके। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। मातृत्व सहयोग योजना मतलब जो लेडीज प्रेग्नेंट होती है उनके लिए कुछ योजनाएं बनाई गई। किशोर शक्ति योजना, जो बच्चियां होती हैं 12, 13, 14, 15 साल की, उनके लिए कुछ योजनाएं बनाई गई। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया कि दहेज नहीं लेंगे, ठीक है, दहेज पर रोक लगाई गई, क्योंकि देखो दहेज के चक्कर में, डाउरी के चक्कर में बहुत लोगों को क्या, सिंपल सी बात है, गर्ल्स को जान से भी मार दिया जाता था, सिर्फ किसके लिए? डाउरी के लिए, क्योंकि जो फैमिली मेंबर है उन्होंने उनको डाउरी नहीं दिया, उनको दहेज नहीं दिया, और बार बार डाउरी की डिमांड के लिए उनको कई बार अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ता था। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जो फीमेल के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता था, उनको घर में मारा पीटा जाता था, कई बार फीमेल को ये भी सुनने को मिला है उनको घर में बंद करके आग लगा दी गई, तो ये जो, और उनको मेंटली टॉर्चर किया जाता था, फिजिकली टॉर्चर किया जाता था, इन सब के लिए 2005 में भी एक्ट बनाया गया था कि किसी भी फीमेल के साथ में कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है द प्रीनेटल डायग्नोस टेक्निक एक्ट, जो पेट में ही गर्ल्स को मार दिया जाता है, जिसको भ्रूण हत्या भी बोलते हैं, प्रीनेटल टेक्निक्स, तो ऐसे गर्ल्स को नहीं मारना है, आप उसको गर्भ में ही नहीं मार सकते हो, तो ये भी एक्ट चलाए गए, अगर ऐसा करता हुआ कोई भी पकड़ा गया तो उसको पनिशमेंट होती है। तो ये सारे वो एक्ट हैं जिसकी वजह से, देखो हमने पहले प्रॉब्लम्स पढ़ी, ये सारे उसके सॉल्यूशन है, ये सारे सॉल्यूशन है जो उनकी सिचुएशन जैसी थी फीमेल की, उसके लिए सारे एक्ट बनाए गए हैं, और साथ ही साथ अब तो पॉलिटिक्स में भी वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन है, तो ये सारे हमारे सॉल्यूशन थे जो वुमेन्स की जो भी सिचुएशन थी उसके लिए उनको हम फॉलो करते हैं। और आज के टाइम में भी जो भी जैसी सिचुएशन आती है फीमेल्स को लेकर, उसके बाद में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसके लिए भी एक्ट बना देती है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए रिलीजन क्या होता है, रिलीजन सभी जानते हैं कि धर्म होता है, ठीक है। कम्युनलिज्म क्या होता है, इसको पढ़ेंगे तभी क्लियर करेंगे, बीच बीच में छोटे छोटे टॉपिक नहीं लिखाएंगे, लेंथी चीजें चली जाती हैं। और रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स क्या है, सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, रिलीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि रिलीजन क्या है। सब जानते हैं धर्म होता है, रिलीजन का मतलब जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ठीक है, क्रिश्चियनिटी, ये सारे क्या है, अलग अलग धर्म है। और इंडिया तो डाइवर्स कंट्री है जहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन देखने को मिलते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन आपको देखने को मिलते हैं। तो रिलीजन डिफरेंस इन पॉलिटिक्स, तो जो रिलीजन है वो पॉलिटिक्स से कैसे अलग है, ये दोनों ही साथ में है, इसको हम पढ़ेंगे कि जो रिलीजन है हमारा वो पॉलिटिक्स से कैसे अलग है या फिर उनमें क्या डिफरेंस है। दिस डिवीजन इज नॉट एज यूनिवर्सल एज जेंडर। देखिए ये जो डिवीजन है, रिलीजन का जो डिवीजन है, क्या ये यूनिवर्सल है, जैसे कि जेंडर, क्या जो रिलीजन है हमारा वो यूनिवर्सल है, जैसे कि देखो
जेंडर हमारा यूनिवर्सल है। अब जेंडर यूनिवर्सल क्या है? आप वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में चले जाओ, आपको मेल और फीमेल देखने को मिलेंगे। ऐसी कोई कंट्री है जहां सिर्फ मेल ही मेल हो या फीमेल ही फीमेल हो? नहीं ना, पूरे वर्ल्ड में आपको मेल भी मिलेंगे और फीमेल भी मिलेंगे। तो ये एक यूनिवर्सल चीज है। और ह्यूमंस में नहीं, इवन आपको एनिमल्स में भी मेल और फीमेल मिलेंगे। तो पूरे यूनिवर्सल जो है हमारा यूनिवर्स, वो किसमें डिफाइन है? वो मेल और फीमेल में है। बट जो रिलीजन है वो सेम नहीं है, वो यूनिवर्सल नहीं है, वो सब अलग अलग है। मेल फीमेल लोग तो दिखाई देंगे, हर जगह रिलीजन अलग है। या सारी जगह सेम रिलीजन है? पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे टाइप के आपको रिलीजन देखने को मिलेंगे। आप एक इंडिया ही कंट्री ले लो ना, एक कंट्री होकर भी यहाँ सेम रिलीजन नहीं है, हर जगह अलग अलग है। थोड़ी थोड़ी दूर पे जो रिलीजन है वो चेंज हो जाते हैं, तो ये सेम नहीं है। तो जो हमारे रिलीजन है वो यूनिवर्सल नहीं है, जबकि जो जेंडर है वो हमारा यूनिवर्सल है। बट रिलीजियस डाइवर्सिटी इज फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे। आज के टाइम में जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है वो स्प्रेड है, वाइड स्प्रेड है, पूरी तरीके से फैली हुई है। अगर हम आज के वर्ल्ड की बात करें तो human rights activists, all the people from minority religious community suffer a lot whenever there is communal violence। ठीक है, ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें, जो ह्यूमन राइट्स है आज के टाइम में, ह्यूमन राइट्स जो है हमारे, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको बहुत ज्यादा फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, क्या फेस करने पड़ रहे हैं? कम्युनल वायलेंस, उनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी में है, जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, तो मेजोरिटी वाले उसके ऊपर क्या करते हैं? डोमिनेंस करके रखते हैं। जो सारी चीजें किसे फेस करनी पड़ती है? एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को फेस करनी पड़ती है। इसी को बोलते हैं कम्युनल वायलेंस। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी फेस करती है किसके बेस पे? सिर्फ रिलीजियस के बेस पर। जैसे हिंदू बहुत ज्यादा हो गए, मुस्लिम कम हो गए, तो हिंदू उन पर डोमिनेट कर रहे हैं, या हिंदू कम हो गए, मुस्लिम ज्यादा हो गए, तो मुस्लिम हिंदुओं के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। तो इसी को कम्युनलिज्म बोला जाता है। तो इस टाइप जब वायलेंस होता है तो सबसे ज्यादा सफर किसका करना पड़ता है? जो कंट्री में माइनॉरिटी रिलीजियस होता है, माइनॉरिटी रिलीजियस की जो कम्युनिटी होती है सबसे ज्यादा फेस उसे करनी पड़ती है ये सारी चीजें। तो यहाँ पर हम गांधी जी से रिलेटेड कुछ चीजों को पढ़ेंगे कि जो गांधी जी थे हमारे, उन्होंने इस चीज को लेकर क्या कहा है। ठीक है, तो गांधी जी जो मैन थे, गांधी जी ने कहा है रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। जो रिलीजन है वो कभी भी पॉलिटिक्स से अलग नहीं है। पॉलिटिक्स और रिलीजन दोनों ही साथ में रहकर काम करते हैं, बट मीन मोरल वैल्यूज दैट फॉर्म और रिलीजियस। अब आप कहोगे कि दोनों सेम कैसे हैं? बल्कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो तो रिलीजियस के बेस पे गेम खेलती है, तो दोनों सही कैसे? तो गांधी जी क्या ये चाहते हैं कि रिलीजियस के बेस पे सबको लड़वा दो, भिड़वा दो सबको एक साथ में, लड़वा दे क्या बेस? तो गांधी जी का ये मानना नहीं था कि रिलीजियस के बेस पे सब लड़ो आपस में। वो मानते थे रिलीजियस के बेस पे सब आकर एक साथ एक यूनिटी बनाओ। कैसे बनाएंगे यूनिटी? देखो, हर रिलीजियस में अपने अपने अकॉर्डिंग कुछ चीजें अच्छी भी होती है, कुछ चीजें बुरी भी होती है, बट एक चीज सब में सेम होती है, वो है ह्यूमैनिटी। जो ये नेचर होता है कि सबकी हेल्प करनी चाहिए, ये ऐसा तो कोई रिलीजियस नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग जो किसी को ये सिखाता होगा कि किसी की हेल्प ना करो, जो नीडफुल पर्सन है। ऐसा कोई रिलीजियस है? कोई ऐसा रिलीजियस नहीं होगा जो ये सिखाएगा कि किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए। ये बात तो सारे रिलीजियस बोलते हैं कि सबकी हेल्प करनी चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। तो गांधी जी ये कहते हैं कि हर रिलीजन से आप ह्यूमैनिटी को दो, जो अच्छी चीजें हैं, जो मोरल वैल्यूज है उनको लो और उसको पॉलिटिक्स के अंदर उतारो। ठीक है, और जैसे ह्यूमैनिटी है, उस टॉपिक को हमने, उस पॉइंट को पकड़ा, उसको हमने किस में डाल दिया? पॉलिटिक्स में। तो पॉलिटिक्स ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंग काम करेगी कि ऐसे काम करो जिससे सब लोगों को प्रॉफिट हो, ये सब लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट के ऊपर हो, गवर्नमेंट को अच्छा मारे, गवर्नमेंट लोगों की नजरों में अच्छी बने। तो इस मोरल वैल्यूज को गांधी जी बोलते हैं, इस थॉट को आपको वहां से पुट अप करना चाहिए, वहां से उठा लेना चाहिए। ये किसकी थिंकिंग थी, किसके थॉट्स थे? ये थे महात्मा गांधी के थॉट कि जो मोरल वैल्यूज है उनको एडॉप्ट कर लो और उसको किसमें डाल दो? पॉलिटिक्स में डाल दो। बाय रिलीजन he does not mean any particular religion like Hindus or Islam but moral values that inform all religion। देखिए,
बाय रिलीजन, अगर रिलीजन के थ्रू हम बात करें, ही डजंट मीन एनी पर्टिकुलर रिलीजन, वो ये नहीं कहते हैं, किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं करते हैं, लाइक हिंदुइज्म हो गया या फिर इस्लाम हो गया, वो ऐसे किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं, वो मोरल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, कि जो मोरल वैल्यूज है दैट इन्फॉर्म ऑल रिलीजन, ये तो सारे रिलीजन में होगी, तो वहां से उन मोरल वैल्यूज को लेकर आप अपने रिलीजन में, अपने रिलीजन और पॉलिटिक्स से रिलेटेड कामों में यूज कर सकते हो। He believed that politics must be guided by ethics, वो ये बिलीव करते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको एथिक्स पे काम करना चाहिए, ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन, जो किसके थ्रू ड्रॉ की गई है, रिलीजन के जो मोरल वैल्यूज है उनको लो, उनसे हमें ये पता चलेगा कि किसमें क्या अच्छाई है और कैसे हमें काम करना चाहिए, तो हमें उन एथिक्स पे काम करना है जो रिलीजन के थ्रू ड्रॉ की गई है, ठीक है। ह्यूमन राइट ग्रुप सेज, और जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप है वो क्या कहते हैं, उनका मानना है मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स इन आवर कंट्री आर पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटी। ह्यूमन राइट ग्रुप से वो कहता है मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स, जो विक्टिम्स कौन है, वो है जो माइनॉरिटी में है, सिंपल सी बात है, जो फेस कर रहा होगा विक्टिम्स भी वही बनेगा, तो कम्युनल जो रेट्स है इन आर कंट्री, हमारी कंट्री में जो रेट्स है, आर पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटी, तो उन सारी चीजों को, जो कम्युनलिज्म जो चीजें चल रही है उन सारी चीजों को कौन फेस कर रहा है, उनको सबको फेस कर रही है हमारी जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन या फिर जो माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप है, उनको बहुत सारी चीजें सफर करनी पड़ रही है। तो इसी के लिए महात्मा गांधी कह रहे हैं चाहे माइनॉरिटी हो मेजोरिटी हो, सबके लिए उन एथिक्स पे काम करो ना, जो वहां की मोरल वैल्यूज है, जो उनके थॉट्स हैं। वुमेन मूवमेंट्स में फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन, वुमेन्स को फैमिली लॉज हो गए, जो फैमिली हो गई, और जो अदर रिलीजियस बेस्ड जो लॉ होते हैं उनको फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो फीमेल की सिचुएशन है वो भी डाउनग्रेड जाती है। जैसे फैमिली में हो गया घूंघट प्रथा, रिलीजियस बेस्ड हो गया तलाक, 3 तलाक, ये सारे रिलीजियस बेस है कि हमारा रिलीजियस है, हम अपने रिलीजियस के बेस पे जैसे मर्जी वैसे उनको रख सकते हैं, आपका रिलीजियस सही है बट उनको तो चीजें फेस करनी पड़ रही है, उनको तो सफर करना पड़ रहा है। तो इन सारी जो ये सारी प्रॉब्लम है, इनका सॉल्यूशन क्या होगा, इनका भी सॉल्यूशन पढ़ेंगे, बट पहले सॉल्यूशन से पहले हमें प्रॉब्लम तो पता होनी चाहिए। तो ये सारी क्या है प्रॉब्लम है कि माइनॉरिटी सफर कर रही है, एक वुमेन सफर कर रही है, रिलीजियस बेस भी सफर कर रही है, और उसकी फैमिली भी उसे सफर करवा रही है, सिर्फ किसके बेस पे, रिलीजियस के बेस पे, ठीक है। ये देखिए ये डिफरेंट टाइप ऑफ धर्म है, ये आपका क्रिश्चियन, हिंदू, इस्लाम, सिख, ये भी सिख है, तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे धर्म है। अब जितने भी धर्म है एक चीज तो सब में कॉमन है, क्या है वो, जो कॉमन चीज है सब में, मोरल वैल्यू। मोरल वैल्यूज तो सब में कॉमन है, जो लगता है ह्यूमैनिटी जो सब में है उसको लेके आप पॉलिटिक्स को से यूज कर सकते हो। ये नहीं कि रिलीजियस के बेस को हिंदू मुस्लिम करके लड़वा दो, ये नहीं करना है, उनकी जो अच्छी चीजें है उनको गेन करना है, उनको आपको एडॉप्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। रिलीजियस माइनॉरिटी दे हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट टेक स्पेशल स्टेप टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटी। तो जो रिलीजियस माइनॉरिटी को लोग देखो जो सफर कर रहा है वो तो यही चाहेगा ना कि उसके लिए भी कुछ स्टेप उठाए जाए, कुछ ऐसे स्टेप उठाए जाए कि जिससे वो भी सेफ रहे, जैसा कि यहाँ पर है दे हैव डिमांडेड, तो जो माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटी है जो माइनॉरिटी में है वो ये चाहते हैं, दे हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट, कि वो गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्पेशल स्टेप उठाए जो उनको प्रोटेक्ट कर सके, साथ साथ उनके रिलीजियस को भी प्रोटेक्ट कर सके। Women's movement has agreed that family laws of all religions discriminate against women. Women's भी ये चाहती हैं कि जो उनके फैमिली वाले लॉ चला रहे हैं, जो उनकी फैमिली वाले उनके अगेंस्ट लॉ चलाते हैं, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उन्हें सिर्फ किसकी वजह से, रिलीजियस के बेस पे, तो वुमेन्स भी चाहती है इसके लिए भी गवर्नमेंट कुछ स्टेप उठाए। जैसे पहले क्या था, फादर की प्रॉपर्टी में सिर्फ बेटे का हिस्सा होता था, बेटी का हिस्सा नहीं होता था। भाई दोनों बच्चे दोनों को इक्वली दो ना, बेटा और बेटी क्या, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, रिलीजियस के बेस पे ही तो डिस्क्रिमिनेशन है कि बेटा है तो उसे प्रॉपर्टी दी जाएगी, बेटी है तो उसे प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी।
तो ये क्या चीजें थी, बेटा बेटी तो दोनों सेम होते हैं, तो दोनों को तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है कि अब ये एक्ट है कि मेल और फीमेल जो बेटा बेटी दोनों है, दोनों को इक्वल प्रॉपर्टी डिवाइड की जाएगी। ये भी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लाएगा। अभी क्या डिस्क्रिमिनेशन ही तो था फीमेल्स के साथ में, किसकी वजह से हो रहा था, रिलीजियस बेस पे। तो इस टाइप से फीमेल्स भी ये चाहती है, तो उसके लिए भी लॉ बनाए जाए। ओके, दे डिमांड टू चेंज दीज लॉज टू मेक मोर इक्विटेबल। इन वो इसलिए डिमांड कर रही है इन चेंजेस की, जिससे कि जो सोसाइटी है वो इक्विटेबल हो जाएगी, एक बराबर हो जाएगी। डिमांडेड टू चेंज, इसलिए वो इन चेंज की डिमांड कर रही है कि ऐसे लॉ मेक होने चाहिए। Those who hold political power should sometime be able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and oppression. Those who hold political power, जिनके पास में political power है, should sometime be able to regulate, तो वो कई बार इस चीज को रेगुलेट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि जो रिलीजन है वो प्रिविलेंट हो, उनके साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन, उनके ऑपरेशन जो हो रहा है, अत्याचार जो हो रहा है उनके पास में, ऐसा ना हो। आपके पास में पावर हो, आप लॉ बना सकते हो, तो लॉ को मेक करो, उनके लिए बनाओ जो इन सारी चीजों से सफर कर रहे हैं। These political acts are not wrong as long as they threat very religion equally. लोगों को रिलीजन के नाम पे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आपने ऐसा नहीं किया तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, आपको नरक में फेंक देंगे। तो रिलीजियस के बेस पे लोगों को डराया नहीं जाना चाहिए। आपके पास पावर है, पॉलिटिकल के पास पावर होती तो क्या करती है, लोगों को डराकर, रिलीजियस के बेस पे लड़वाकर वोट इकट्ठे कर लेती है। तो जो कि नहीं होना चाहिए, लोगों को डराया धमकाया जाता है और उसमें जो गवर्नमेंट होती है वो पॉलिटिक्स खेल जाती है। वो अपनी पावर में आने के लिए लोगों को उनके धर्म के साथ, उनके रिलीजन के साथ में गवर्नमेंट गेम प्ले करती है, जो कि प्रॉपरली गलत है। These political acts are not wrong as long as they treat very religion equally. गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि सबको ट्रीट करना चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए, इक्वली ट्रीट करना चाहिए। जितनी भी गवर्नमेंट है सब, सॉरी गवर्नमेंट ने जितने भी रिलीजन है सब एक बराबर, ऐसा नहीं किसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी और किसी को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना है, सबको इक्वली ट्रीट करना है कि चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, जो भी लोग हो, सारे के सारे एक बराबर। रिलीजियस के बेस पे ना तो किसी माइनॉरिटी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए और ना ही किसी फीमेल के साथ में, किसी वुमेन्स के साथ में, किसी भी बेस, रिलीजियस बेस या किसी भी टाइप से उनके साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। ओके, देखिए स्टेटमेंट, रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। जो रिलीजन है हमारा वो कभी भी पॉलिटिक्स से सेपरेट ही नहीं हुआ है। देखिए अकॉर्डिंग टू गांधी जी, जो हमारे गांधी जी हैं, गांधी जी के अकॉर्डिंग रिलीजन वॉज नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन। जो हमारा रिलीजन है वो जो हमारा रिलीजन है वो किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन के साथ नहीं होता। जैसे हिंदुइज्म हो गया या इस्लाम हो गया, वो पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन को फॉलो नहीं करते महात्मा गांधी, वो मोरल वैल्यूज को फॉलो करते हैं कि आप मोरल वैल्यूज को लो, जिसमें जो अच्छा है उसको अडॉप्ट करो और उसके अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स को चलाओ। जो लोगों को चाहिए उनको सपोर्ट करो, ना कि उनको धर्म के नाम पर एक दूसरे से बढ़वा दो। ये नहीं करना है, सपोर्ट करना है। आप सपोर्ट करोगे तो लोग भी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जब गवर्नमेंट ही वॉर करवाएगी तो लोग भी आपस में लड़ जाएंगे, और जब लोग आपस में लड़ते हैं ना तो क्या होता है, इंडिया और पाकिस्तान दो सेपरेट कंट्री बन जाती है। इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन भी क्या था, रिलीजियस बेस था। रिलीजियस बेस ही तो इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट किया गया है। अगर ये चीजें ना होती तो आज पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट होता, बट गवर्नमेंट ने गेम प्ले किया और कंट्री दो पार्ट में डिवाइड हो गई। गवर्नमेंट अपना गेम खेलती है, अपनी पावर को स्टैब्लिश करने के चक्कर में वो लोगों को दो टुकड़ों में डिवाइड कर देती है। ठीक है, moral values that informs all religions. Politics must be guided by ethics drawn from religion. जो पॉलिटिक्स है उसको एथिक्स पे काम करना चाहिए। फैमिली लॉज, फैमिली लॉज क्या होते हैं, फैमिली लॉज वही है दोज लॉज दैट डील विद फैमिली रिलेटेड मैटर सच एज मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, एडॉप्शन हो गया। तो कुछ जो फैमिली लॉ होते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसे लोग बोलते हैं ना, हमारे यहाँ तो 18 साल में शादी हो जाती है, या फिर कुछ हमारे कहते हैं हमारे तो 30 के बाद होती है, कुछ बोलते हैं हमारे यहाँ तो 25 के बाद हो जाती है। ठीक है, कुछ बच्चों को अडॉप्ट कर रहे हैं, कुछ मैरिज कर रहे हैं, कुछ का डाइवोर्स हो रहा है। डाइवोर्स हो गया, जैसे 3 तलाक है, मुस्लिम में 3 तलाक, क्या
हमारे यहाँ तो 3 तलाक होते ही डाइवोर्स हो जाता है, मतलब ये कौन सा लॉ है? अगर मान लो कुछ मिस्टेक हो गई, सबसे होती है मिस्टेक, तो आप उसको तलाक ही दे दोगे। ठीक है, आपके रिलीजन में होता है ऐसा, बट एक की तो लाइफ खराब हो रही है ना। तो ऐसी चीजें, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, इनका सॉल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट को इनके ऊपर एक्ट बनाने चाहिए कि ये जो सारी चीजें इनको प्रॉपरली बैन करना चाहिए। तो ये सारी की सारी हमारी प्रॉब्लम्स, इनके सॉल्यूशन के बारे में भी हमें नेक्स्ट उसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये सारी हमने प्रॉब्लम कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जो भी सॉल्यूशन है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओके, जैसे शादी करना, बच्चे को अडॉप्ट करना, सती प्रथा, ये सारे हमारे रिलीजन बेस्ड थी, हमारे रिलीजियस बेस्ड ये सारी चीजें थी, जिसमें कुछ पर्सन को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा था और कुछ की लाइफ तो बहुत इंजॉयबल चल ही रही थी। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम थे, इनके सॉल्यूशन को भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को देखते रहिए। बाय।